बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात की तहरीकी के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो अदालत लगाई है, उसकी अदालत के जो अहकामात जारी किए गए हैं या जो फैसला जारी किया गया है, उस फैसले के ऊपर एतराज़ात तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके फैसले का एहतराम तो किया जा सकता है, मगर इसके फैसले के ऊपर जो है सवालात उठाए जा सकते हैं। जो बारीकियां उन्होंने छोड़ी हैं, एक तो उन्होंने रात के अंधेरे के अंदर जो अदालत लगाई है, उसी अदालत को मैनेजमेंट यानी एक डील कहा जा सकता है, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर था वो अभी तक जारी नहीं हुआ था। लाहौर के अहकामात यानी आर्डर जारी ना होने के बावजूद ये जो दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन की, ये कैसे लगाई जा सकती है और किस तरह रजिस्ट्रार ने इसे जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया। यानी नवाज शरीफ जो लंदन में बैठा था या दुबई में बैठा था, तो उसकी जो हिफाजती ज़मानत थी उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ नहीं किया था। आज हमारी आला अदलिया ने जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर जारी ना होने यानी फैसला अभी जो रिटन था वो जारी नहीं हुआ था, उसके बावजूद जब नकल नहीं मिली तो आप ये सवाल उठता है कि आपने उसी दरख्वास्त के ऊपर बेंच कैसे तश्कील दिया और उसे समाअत के लिए कैसे मुकर्रर किया। अगर आपने कर भी दिया तो जो और फरीक हैं यानी और क्लाइंट हैं, जो जिनकी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर दायर की जाती हैं, तो फिर उनको रिलीफ क्यों नहीं दिया जाता। जब शेर अफजल मरवत लंदन गए हुए थे तो उसके भाई ने जो हिफाजती ज़मानत दायर की, तो उसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने ये एतराज़ आयद किया था कि जब तक मुल्ज़िम या मुद्दई मौजूद नहीं होता तब तक जो है उसकी दरख्वास्त या उसकी बायोमेट्रिक नहीं हो सकती। तो क्या आपने उस वक्त नवाज शरीफ की जो अता तारड़ की बायोमेट्रिक के ऊपर आपने समाअत के लिए दरख्वास्त मुकर्रर की थी, तो आप शेर अफजल मरवत के भाई की जो बायोमेट्रिक थी उसके ऊपर दरख्वास्त मुकर्रर क्यों नहीं की। इसके ऊपर सवाल उठते हैं काजी साहब, ना लाहौर हाई कोर्ट का फैसला गलत था बाकर नजफी का, ना जो पटिशनर था वो गलत था। ये जो आपके सामने ये अदालत के अंदर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अदालत के जो रूल थे उनके खिलाफ काजी फायज ईसा जब किसी पटिशन के खिलाफ अपील आती है, तो यानी एक फैसले के खिलाफ अपील आती है, तो उसके ऊपर फरीक को सुनना ज़रूरी होता है। ये आइन और कानून के अंदर भी मौजूद है और अदालत के रूल के अंदर भी मौजूद है। आपने एक तरफा कार्रवाई की, उसके अंदर बात तो ये है, जब आपने पूछा कि पीटीआई का यहाँ पर कोई वकील या कोई आदमी मौजूद है, तो उस वक्त तो वहाँ पर कोई आदमी मौजूद ना था। जब ये टीवी के ऊपर एक ख़बर देखकर तहरीक इंसाफ की जो वकील है वो मिशाल यूसुफ, वो वहाँ पर पहुँची, जब उसने कहा कि मैं लॉर्ड बोलना चाहा, तो काजी साहब ने उसे डांट दिया। एक औरत का भी लिहाज नहीं किया और एक औरत के साथ किस तरह से बात की जाती है, उसने उसके साथ गालम गलौज की और उसे बैठने पर मजबूर कर दिया। जब वो बैठ गई, आपने फैसला लिखवाने के बाद भी नहीं पूछा कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपने उसे बात नहीं करने दी। इसके ऊपर भी जो है वो अफसोस होता है कि आप एक आला मुनसिब पर बैठे हैं, ये आपका हक है। आप कहते हैं कि जमहूरियत के रास्ते के अंदर तहरीक इंसाफ ने रुकावट डालने की कोशिश की। अगर कोई शख्स अपनी शफाफियत, अपने हक और अपनी आज़ादी के लिए अदलिया के दरवाजे के ऊपर दस्तक देता है, तो क्या आप उसे ये कह सकते हैं कि आपने जो है वो जमहूरियत के रास्ते के अंदर रुकावट पैदा की।
आज जो नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी ये बात कही कि इस बात की चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा वजाहत करें कि हमने किस तरीके से आज जमहूरियत के रास्ते के अंदर जो है वो और रुकावट पैदा करने की कोशिश की। ये हमारा हक था। चीफ जस्टिस साहब के सामने जो इलेक्शन कमीशन के वकील और अटॉर्नी जनरल ने गलत बयानी की, जो पटिशन थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ पर डिप्टी जनरल जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है वो भी मौजूद था, एडवोकेट जनरल भी मौजूद था, और जो वहाँ का अटॉर्नी जनरल है, यानी एक तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल होता है, एक दूसरा जो एडिशनल होता है, वो भी वहाँ पर मौजूद था। लेकिन वो भी समात का हिस्सा बने और उसी आर्डर के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर के मेरे इल्म में नहीं है ये पटिशन कब आई है और कैसे आई है। और दूसरा जो वकील था इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने कहा कि ये जो एप्लीकेशन है ये 11 तारीख को जो है, यानी 12 तारीख को दायर की गया है और 13 के ऊपर इसको फैसला किया गया। तो ये गलत बात है। वो पटिशनर 6 तारीख को जो दायर हुई और समात उसके ऊपर जो है वो 11 तारीख को समात के लिए मुकर्रर हुई और उसके ऊपर 2 रोज़ समात होती रही, 12 तारीख को भी हुई और उसके बाद 13 तारीख को इसके ऊपर फैसला किया गया। आपके पास एक रोज़ था, आपने तब भी जाकर वो अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं की क्योंकि आपके दिल के अंदर बेईमानी थी। तो आप जो थे वो इलेक्शन को डिले चाहते थे। अगर ये बात आपकी तस्लीम कर ली जाए, आपने अदालत को ये भी नहीं बताया कि लाहौर का जो डीसी है, जो 15 कौमी असम्बली और 30 जो हैं वो सूबाई असम्बली के जो आरओज हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट यानी इलेक्शन ऑफिसर हैं, यानी वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लाहौर के, उन्होंने तहरीक इंसाफ के 3500 अफराद को 3 MPO के तहत नज़रबंद किया। यानी कल शेर अफजल मरवत को भी इसी डीसी ने 3 MPO के तहत नज़रबंद किया। क्या वो जो डीसी है वो किस तरह जो है इलेक्शन को मैनेज करेगा? आपने ये भी नहीं बताया कि जो इस्लामाबाद का डीसी है उसके ऊपर तौहीन अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो कार्रवाई चल रही है शरियार अफरीदी केस के अंदर। उसने तकरीबन 300 इस्लामाबाद के अंदर लोगों के 3 MPO के ऑर्डर जारी किया है और उसका जो ऑर्डर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ तसादुम किया है उस डीसी ने। उस डीसी के खिलाफ एक तो तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वो आज भी बाबर सत्तार ने कहा कि तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ऊपर चलाई जाएगी। अगर इलेक्शन के से पहले उसे तौहीन अदालत के केस के अंदर अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब वो जेल के अंदर बैठकर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के जो उसका काम है वो वहीं पर करेगा? और दूसरी जो बात है, उसी डीसी और आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन का एक खत है जिसको 2 माह हो गए हैं, उसके अहकामात के बावजूद भी डीसी इस्लामाबाद और जो आईजी इस्लामाबाद है उन दोनों को चेंज नहीं किया गया। क्या वो खाक जो हैं वो शफाफियत के लिहाज से जो है इलेक्शन कराएंगे? काजी साहब, आपने अगर अदालत लगाई भी है तो उसके ऊपर आपने जो ज़बानी आर्डर पास किया उस आर्डर के अंदर आपने जस्टिस बाकर नजफी के खिलाफ ये बात कही कि आपने जो अख्तियारात से बढ़कर फैसला किया है। जब आपने तहरीरी फैसला आर्डर जारी किया तो उस जज के हवाले से आपके तहरीरी आर्डर के अंदर कुछ नहीं लिखा था। ये वो सवालात हैं जो आपके फैसले के ऊपर उठाए जा सकते हैं। अगर पटिशनर अपना हक मांगने जाता है तो आप उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। ये सरासर गलत बात है और ये जो आपने अहकामात जारी किए हैं ये तौहीन अदालत का नोटिस जो है उस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आकर आपको जो है वो तफसील बता देता। शायद आप अगर तहरीक इंसाफ को नोटिस कर देते, आप उनका भी मौक़िफ़ सुन लेते, उसके बाद आप फैसला करते तो बात अच्छी थी। क्या ये वो डीसी है जिसने आज ज़िला डेरा गाजी खां के अंदर
जो अगले 7 रोज के लिए जो दफ़ा 144 का नोटिस जारी किया है, क्या यही जो डीसी है वो ज़िला डेरा गाजी खां का रिटर्निंग ऑफिसर है? क्या जब इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हो गया है तो उसके बाद ये डीसी ने 7 रोज के लिए दफ़ा 144 का जो नोटिस है वो किस लिए जारी किया है? उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के डीसी, उन्होंने 700 लोगों का जो 3 एमपीओ का आर्डर जारी किया पूरे खैबर पख्तूनख्वा के डीसीओ ने, तो क्या वो खाक जो है गए वो इलेक्शन कराएंगे? ये बात इलेक्शन कमीशन ने किस लिए नहीं बताई आपको? ये बात इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्यों नहीं कही? ये बात अटॉर्नी जनरल ने आपको क्यों नहीं कही? आज पशीन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पावर शो था, वहां पर पशीन के डीसी ने जो कुर्सियां हैं वो उठा ली और जो स्टेज है वो तोड़ दिया। क्या यही डीसी है जो इलेक्शन शेड्यूल के बाद भी तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म और सितम कर रहा है? आज पेशावर की इंतजामिया ने जो शेर अफजल मरवत के हक के अंदर रैली निकाले पर वर्करों को गिरफ्तार किया और थाना शाह आलम के अंदर उनको बंद कर दिया गया। क्या इलेक्शन कमीशन की यही लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या काजी फायज ईसा का यही फैसला है? उसके साथ साथ आप देखें कि ये जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पंजाब के हाई कोर्ट को का फैसला मुअत्तल किया और मजीद कार्रवाई से उनको रोक दिया। इसके साथ पेशावर हाई कोर्ट ने आज दोबारा 18 दिसंबर को जो है आरओ और डीआरओ अदलिया से लेने के लिए दरख्वास्त जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और यानी पेशावर हाई कोर्ट ये बात समझती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, शायद कल ये बात तहरीक इंसाफ के वोकला जो इलेक्शन कमीशन के वोकला पेशावर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उसको बताएं कि इस तरह के अहकाम जारी किए गए हैं। देखते हैं उसके ऊपर जो पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो क्या अहकाम जारी करता है। अगर वो अहकाम जारी करता है जैसे रात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तौहीन अदालत का नोटिस पीटीआई के वकील जो उमेर नियाजी हैं उनको जारी किया, तो अब ये भी यही करेगा। जो वही पटिशनर होगा पेशावर हाई कोर्ट के अंदर उसको भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेगा और वो जजेस के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करते, अपनी अदलिया के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करते, लेकिन वो एक पार्टी के ऊपर तनकीद करते हैं और उनको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उमेर नियाजी के नाम के ऊपर नियाजी लिखा हुआ था, तो ये बार बार काजी फायज ईसा जो तअस्सुब ज़दा है वो कह रहा था कि ये नियाजी किसी नियाजी का रिश्तेदार होगा। वो इमरान खान का रिश्तेदार समझकर उसने उसके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आमने सामने लगते हैं। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इब्राहिम, चीफ जस्टिस इब्राहिम ने कल ये बात कही थी कि उसने कहा कि मैं हर सूरत जो है अदलिया से आरओ और डीआरओ लगाऊंगा। लेकिन देखते हैं कि कल वो इसके अंदर क्या फैसला करते हैं। और उसके साथ साथ आज तोशा खाना नायब केस के अंदर जो तहरीक इंसाफ के बानी हैं इमरान खान, उनको जुडिशल कर दिया गया है और जो प्रोसिक्यूटर था उसकी 3 रोज़ की जो इस्तदा थी जिस्मानी रिमांड की, फिजिकल रिमांड की, वो इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और जो समाअत थी उसको 6 जनवरी के लिए ये मुलतवी कर दिया गया है। और इसी के ऊपर कल तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो इमरान खान की ज़मानत दायर करेंगे। और पहले भी जो इमरान खान का अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर जो ज़मानत है वो उसके ऊपर 2 समातें हो गई हैं और तीसरी समात पीर के रोज़ होगी। यानी अब जो इमरान खान के तमाम केसेस हैं वो ज़मानत के ऊपर आ गए हैं और 22 तारीख को इमरान खान की साफर केस के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़मानत की दरख्वास्त लगी हुई है और 22 तारीख को उम्मीद है इमरान खान की साइफर केस के अंदर भी ज़मानत हो जाएगी। और आइंदा हफ्ते, एक हफ्ता लगे या 2 हफ्ता लगे, ये एहतसाब अदालत के जज के ऊपर है कि वो कितना टाइम लगाता है। इन दोनों केसेस के अंदर कोई जान नहीं है। जैसे लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने समाअत के फौरी बाद जो ये बात आगाह की थी, उन्होंने कहा कि मैंने मुकम्मल तौर पर जो सबूत थे उनकी बुनियाद पर आगाह कर दिया है अदालत को। और इन्हें जो केस हैं ये बहुत जो इनका टाइम पीरियड है वो लंबा है। इस जब किसी केस के अंदर टाइम पीरियड जो है वो लंबा हो, यानी
ट्रायल का, तो उसी के अंदर जो मुल्ज़िम की ज़मानत है उसका हक बनता है और मुल्ज़िम को ज़मानत दी जाती है। और उम्मीद यही है कि इमरान खान की जो है 27 दिसंबर तक यानी 2 हफ्तों के अंदर जो है वो इन केसेस की हद तक तो इमरान खान की जो ज़मानतें हैं वो मंजूर हो जाएंगी। और अगर किसी केस के अंदर गिरफ्तारी नहीं डाली जाती, अगर किसी और केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाती है, तो फिर उसके ऊपर जो कानूनी जंग है वो लीगल टीम जो है अपने तरीके से लड़ेगी। और इस तरह जो शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी है उसके ऊपर जो है पीर के रोज़ इस्लामाबाद बल्कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके अंदर जो पटिशन लगी हुई है। और आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ये मुतालबा कर दिया कि जो शेर अफजल मरवत हैं और फवाद चौधरी हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नाजरीन, आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।